मिलेगी। लोग बहुत परेशान हैं। मेरे ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि मैं किसी के लिए रोता नहीं हूँ। मेरा ये जो 6-8 महीने गए हैं मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन दिनों में से है। मैं खुद भी परेशान हूँ, मेरे भी कुछ काम धंधे नहीं चल रहे और लोगों को भी कुछ काम धंधे नहीं चल रहे। नमस्कार, मैं मोविन नासिर ऑल्सो द काकली न्यूज़ मीडिया में। जैसे कि मैं पता है कि कुछ हफ्ते पहले यूपी के हाथरस क्षेत्र में हमारी बहन और देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसके विषय पर आज हमारे साथ संवाद करेंगे मुंबई के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक विश्लेषक और जनता दल सेक्युलर के वर्किंग प्रेसिडेंट मुंबई रीजन के सर सलीम भाटी जी। सलीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बहुत ही गंभीर दर्दनाक हादसा यूपी के हाथरस क्षेत्र में हुआ है। सर, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, जो हमारी बेटी बहन के साथ में जो हुआ है, पूरा हिंदुस्तान उसके लिए खड़ा है, चौकस है। लेकिन मैं एक बार पहले भी आपको मैंने एक बार बताया था, आपने मेरे निर्भया के बारे में लिया था। जब भी मैंने बताया था कि ये एक इसके लिए आना चाहिए, कानून आना चाहिए कि रेपिस्ट को कोई वो नहीं होगा, सीधा फांसी होगी या रेपिस्ट को शूट कर दिया जाएगा, या मतलब कोई केस वगैरह कुछ नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ बलात्कार रुक सकते हैं, वरना ये सरकार से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। जी सर, तभी योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे यूपी के, तो उन्होंने कहा था कि मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, और अभी यूपी में उत्तर प्रदेश में योगी राज आएगा। परंतु लोग आज कह रहे हैं कि ये तो योगी राज नहीं, जंगल राज है। इसके विषय पर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, आप पूरा हिंदुस्तान ही देख रहे हैं ना, पूरे हिंदुस्तान में ही जंगल राज चल रहा है ना। कभी एनसीसी कर रहे हैं, कभी पीएसी कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी किसी मुसलमान को सताया जा रहा है। देखिए, 300 किलो आरडीएक्स आया तो लोगों को मालूम नहीं पड़ा कहाँ से आया, लेकिन एक अखलाक के घर के अंदर फ्रिज के अंदर गोश्त था, वो लोगों को मालूम पड़ गया। तो ये बड़े सेम मतलब होता है, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। मैं बहुत वरी हूँ इसके बारे में। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कोई भी हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो ठाकुर हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर होना चाहिए। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हुआ, वो देश हमेशा तबाही और बर्बादी के रास्ते पे जाता है। जी सलीम जी, जो आपका पक्ष है जनता दल सेक्युलर, ये ऐसा पक्ष है, सब पक्ष में से एक है जो संविधान को बहुत मानता है। तो तभी हम संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ पर है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी। परंतु आज संविधान का हत्या हुआ है, संविधान के हर एक अनुच्छेद का हत्या हुआ है। सर, कैसे देखते हो इस चीज़ को? नहीं, मैं तो अभी पहले भी बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी आत्मा बहुत दुखी है। एक तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, एक तो हम मंदी से लड़ रहे हैं, एक तो हम पूरा ग्लोबल में पूरा मंदी छाई हुई है, लोगों के घर में राशन नहीं है, लोग परेशान हाल है। मैं देखता हूँ कि मेरे घर में रोज़ 10-5 लोग आते हैं, सर कुछ भी नहीं तो कम से कम 10 किलो गेहूँ दिलवा दो, 5 किलो चावल दिला दो, शक्कर दिला दो। यानी मैं इतना, मेरे जीवन के ये 52 वर्ष में, मैं 52 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसी मंदी नहीं देखी, मैंने मेरे जीवन में ऐसी सरकार नहीं देखी, मैंने संविधान से खेलते हुए कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। आज जो हो रहा है बहुत दुख और शर्म, अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, संतों का देश है। यहाँ पे मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसे लोग, यहाँ पे संत एकनाथ, तुकाराम, हाँ, ज्ञानेश्वर, ऐसे ऐसे संत, बाबा साहेब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मृणालताई गोरे, ऐसे लोग पैदा हुए और आज उनके साथ में आप अपना नाम जोड़ रहे हो, तो मुझे बहुत इतनी मतलब मैं अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, मेरे देश को किसकी नज़र लग गई है। बहुत मुझे अफसोस होता है। लॉ, आप अगर कुछ लाना चाहते हो, मुसलमानों के लिए कुछ लाना चाहते हो, दलितों के लिए कुछ लाना चाहते हो, पिछड़ों के लिए कुछ लाना चाहते हो, तो दंगा विरोधी कानून लाइए ना सर। पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप दंगा विरोधी कानून लाइए। हम लोग तो बार बार चीख रहे हैं। मैंने तो जनता पार्टी के टाइम पे भी बोला था, जनता दल के भी टाइम पे बोला था, देवेगौड़ा सर से भी बात हुई थी कि सर दंगा विरोधी कानून एक बार आ जाएगा, हिंदुस्तान सुखी हो जाएगा। जी सर, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हो, आप राजनीति को बहुत करीब से देखते हो और अध्ययन करते हो। सर, तभी यूपीए का सरकार था और तभी मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। तभी आपको याद रहेगा दिल्ली में निर्भया केस हुआ था।
तभी सर स्मृति ईरानी का एक बयान था कि यूपीए सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं, क्या वो चूड़ी पहन के बैठे हैं। सर आज मोदी जी को आप कैसे देखते हो? आज जितने भी बीजेपी की महिला जो लीडर्स है आज वो शांत है। देखिए, महिला 70 महिला हमारे यहाँ संसद में है और उसमें ज़्यादातर बीजेपी की है। इनको सबको आवाज़ उठाना चाहिए। इनके भी घर में बेटी है, इनके भी घर में बहनें हैं, इनके घर में माँ है। देखिए, वो एक दलित की बेटी है, ये मत सोचो वो हमारी बेटी है, ये सोचो। अगर हमने ऐसा सोच लिया कि ये कोई किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो, लेकिन हम उसके ऊपर अगर अत्याचार हुआ है तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो ये देश सुखी हो जाएगा। वरना तो हर का पहले तेरी बारी, फिर मेरी बारी, फिर उसकी बारी, फिर इसकी बारी, ऐसा होने वाला है। सर तब से देश में नोटबंदी हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था, तब से भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये चरमरा रहा था, फेल हुआ था। आज लॉकडाउन में पिछले 6 महीने से संपूर्ण बेरोजगारी का माहौल है। सर आज हमारा जो ग्रोथ है, जीडीपी रेट है आज -24% है। इसको आप कैसे देखते हो, क्योंकि संपूर्ण बेरोजगारी है पूरे देश में? सर देखिए, हमारे निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है, वो बोलती है 16 लाख करोड़ में दे रही हूँ। कभी हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं 22,000 करोड़ दे रहा हूँ। तो सर ऐसा देने से कुछ होना नहीं है। अगर कुछ काम करना है, सचमुच में कुछ काम करना है, तो लोगों को रोज़गार दीजिए। लोग बहुत परेशान है। मुझे नहीं लगता है कि थोड़े दिन के बाद ऐसा अल्लाह ना करे कि हम नाइजीरिया जैसे हो जावे, हम युगांडा जैसे हो जावे, हम बुरुंडी जैसे हो जावे। तो इसलिए उसके पहले ही अच्छे कोई बड़े सख्त कदम उठाना चाहिए बेरोजगारी के बारे में, भूखमरी के बारे में, और लोगों को रोज़ी रोटी मिलेगी, लोग शांत रहेंगे। और आपने तो वादा किया था अगर मैं काम नहीं कर पाऊँ तो मुझे लात मार के निकाल देना। तो सर आप अपने वादे पे कायम रहिए। आप कुछ इस देश के बारे में ज़रा भी आप में देशभक्ति है, आप बोलते हैं मैं देशभक्त हूँ, अगर आप में देशभक्ति है तो बेरोज़गारी के लिए कुछ ना कुछ करिए। हमारी जीडीपी -24 जा रही है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान से भी कम है। तो प्लीज़ कुछ इस देश के लिए कुछ करिए आप, मेरी आपसे विनती है। सर रिसेंटली पार्लियामेंट में जो किसान विरोधी बिल भी पास हुआ था, सर जनता दल सेक्युलर एक किसान की पार्टी है, फार्मर्स पार्टी है, हमें देखने को प्राप्त होता है। सर एंटी फार्मर बिल जो पूरे देश में आज मुहिम चढ़ा है हर पार्टी के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हो? जबकि सर इस जो ग्रोथ रेट है -24% है, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जहाँ पर हम बेनिफिट में है, जहाँ +4% में हम रेट के साथ हम काम कर रहे हैं। देखिए, लोग ये जो बिल पास हुआ है ना, मैं नहीं मानता हूँ कि वो बिल को ईमानदारी से पास हुआ है। आप सामने सामने करिए ना। अगर विपक्ष इतना डर कैसा है कि तो विपक्ष को बाहर निकाल दिया, विपक्ष बाहर चले गया और आपने बिल पास करवा दिया, देखिए फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर वो बिल अपने ये करेगी। देखिए, किसान है पूरे हिंदुस्तान को अभी चला रहा है। एक किसान है ना जो जय जवान जय किसान हम बोलते हैं, हमारा नारा है ये 50, 55, 60 साल, 70 साल से जो हमारा नारा है जय जवान की। देखिए, जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। देखिए, आप एक फिल्म में काम करने वाला मरता है तो आप पूरे मीडिया को खड़ा कर देते हो कि फिल्म वाला मर गया। अरे किसान तो रोज़ मर रहा है। किसान तो मेरे ख्याल से ये 10 साल के अंदर कम से कम 10 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। ना कोई सांसद बोल रहा है, न कोई पार्लियामेंट में आवाज़ उठ रही है, न कोई विधानसभा में आवाज़ उठ रही है। देखिए, किसान को बचाइए, किसान बचेगा देश बचेगा। देखिए, बिजली के बारे में हमारे प्रताप राव होगाड़े, आपने नाम सुना होगा, शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हो। वो भी बहुत परेशान है। आज भी उन्होंने कुछ बिल वगैरह निकाले हैं। ये अडानी जब से आया है, रिलायंस फिर भी ठीक था, लेकिन जब से ये अडानी आया ना, बहुत परेशानी हो गई है। लोग मेरे घर में आते हैं। मैं महाराष्ट्र बिजली ग्राहक समिति का मुंबई का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं रोज़ आके मुझे लड़ना पड़ता है। पहली बात तो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पार्टी बहुत छोटी है। जहाँ ढोल और ताशे और नगाड़े सब बजते तो मेरी पार्टी सहनाई वाली है, तो कहाँ से उसकी आवाज़ आएगी। तो मेरी उद्धव सर से भी अनुरोध है और मेरी ऊर्जा मंत्री जो हमारे भारत सरकार के, उनसे भी अनुरोध है कि लोगों को थोड़ी राहत दीजिए। अरे कम से कम नहीं तो 30 से 40% कम कर दीजिए, लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी। लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि मैं किसी के लिए रोता नहीं हूँ। मेरा
ये जो 6-8 महीने गए हैं मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन दिनों में से है। मैं खुद भी परेशान हूँ, मेरे भी कुछ काम धंधे नहीं चल रहे और लोगों को भी कुछ काम धंधे नहीं चल रहे। तो प्लीज़ दोनों सरकारों से मेरा अनुरोध है कि बिजली के बिल के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं हमारे ये जो न्यूज़ है उसके माध्यम से सबका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ करिए सर, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ती जाएगी। जी सर, आखिर में आज अगर आप मीडिया टीवी ऑन करें और डिबेट देखते हो आप, तो आज हिंदू मुसलमान में देखते हो प्राप्त हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है हमें देखते हो प्राप्त हो रहा है। सर, आज देश का जो माहौल है, आज हमारा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको बिगाड़ रही है। देश में अशांति है। सर, देश में एकता बनाए रहे, शांति रहे, क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम रहेगा आपका मुंबई के के लिए और देशवासियों के लिए? देखिए, मीडिया है ना पूरा नंगा हो चुका है, मीडिया बिक चुका है। देखिए, सब मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी ऐसे पत्रकार है, ऐसे लोग पड़े हैं, आपके जैसे लोग पड़े हैं कि अभी भी मेरे जैसे गरीब निचले तबके की जो आवाज़ उठाते हैं उसके लिए आप आते। न मेरे लिए आज तक आएगा, न मेरे लिए GTV आएगा, न मेरे लिए हिंदुस्तान टाइम्स या न्यूज़ या कोई आएगा, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी जो दबे और कुचलों के लिए बोलते हैं उसकी आवाज़ उठाने के लिए आप जैसे लोग हैं, तो ये हिंदुस्तान बचा हुआ है। मेरा देशवासियों से अनुरोध है कि ये जितने भी पेड टीवी है आप बिल्कुल मत देखिए। ये एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं और आपके घर में उसके वर्कर है ये लोग। आप टीवी चालू करिए तो पिक्चर देखिए, आप सीरियल देखिए, लेकिन ये समाचार जो पेड न्यूज़ है उसका समाचार बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल ना देखें। मेरा सभी हिंदुस्तान वासियों से, फॉरेन वालों से भी अनुरोध है कि ये जो एक पार्टी का, RSS का, विश्व हिंदू परिषद का जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे देश को हिंदू मुस्लिम के लिए जो भड़का रहे, जो हीरो के लिए हीरोइन के लिए कर रहे, वो बंद करके देश के लिए काम करे, ऐसा मेरा अनुरोध है। और आने वाली नवरात्रि वगैरह है, दशहरा है, दिवाली आ रही है, उसके लिए कुछ मेरा पूरे देशवासी से अनुरोध है कि अपने जिसको मानता है, जो अपने अल्लाह को मानता है, जो अपने गॉड को मानता है, जो अपने ईश को मानता है, जो अपने देवताओं को मानता है, देवी को मानता है, सब लोग प्रार्थना करिए। कहीं तो बहुत अपनी नाराज़गी है, इसलिए हम लोग पूरा मुंह छुपा के घूम रहे हैं। प्लीज़ आप लोग सब उससे प्रार्थना करिए। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह मेरे हिंदुस्तान में अमन और शांति रखे। आमीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुंबई के राजनीतिक विश्लेषक और जनता दल सेक्युलर के मुंबई के वर्किंग प्रेसिडेंट सर सलीम भाटी जी। और इनके इंटरव्यू के बीच में हमने देखने को प्राप्त हुआ उनकी आंखों में आंसू भी था। तो सर ऐसे लीडर है जो हज़ारों लोग, लाखों लोग उनको प्रेम करते हैं। आज जो ग्राउंड लेवल के लीडर के आंखों में आंसू है, तो क्या परिस्थिति है हमारे देश में आज हम समझ सकते हैं। दुख, दर्द, पीड़ा, आक्रोश सर के बयानों में और सर के आंखों में हमें देखने को प्राप्त हुआ। तब तक के लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया।